आज हम जो सवाल हल करेंगे वो अकाउंट रिसीवेबल से मुतालिक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि चूँकि इस सवाल में ज़्यादा एंट्रीज़ होती हैं तो बराए मेहरबानी आप मेरी वीडियो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत अच्छी वीडियो है और बड़ी हिट हुई है, वो भी देखें। इसके अलावा मैंने जनरल एंट्रीज़ पे भी वीडियोस बनाई, वो भी ज़रूर देखें। अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल की भी वीडियोस बनाई है, उसमें ये जो है अकाउंट रिसीवेबल के मुतालिक डिटेल बताई जाती है और अकाउंट पेएबल के मुतालिक भी डिटेल बताई जाती है। तो बराए मेहरबानी अगर जिन लोगों को एंट्रीज़ नहीं आती है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, और जिन्हें एंट्रीज़ आती है तो उनके लिए तो फिर ये बहुत आसान सवाल है। और ये एग्ज़ाम में आता है, बीकॉम पार्ट 1 का सवाल है, ये 3rd ईयर में आता है ये कॉमर्स के अंदर। तो आए शुरू करते हैं। सवाल है, सर सलीम ट्रेडर्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हीज सेल्स ड्यूरिंग मार्च 2016। ठीक है, तो ये जो सर सलीम ट्रेडर्स है, ये जो है इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि उन्होंने जो है मार्च में क्या किया सेल्स क्या की। ठीक है, तो आए पहली एंट्री जो है हमारी कैश सेल्स टू द कस्टमर्स, के जो सेल्स किया वो नकद की सूरत में किया, कैश की सूरत में किया। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? इसकी एंट्री ये पास होगी कि देखें चूँकि कैश सेल्स किया है तो सर सलीम ट्रेडर्स के पास जो है वो पैसे आ गए, 5 लाख रुपीज़ हैं। 5 लाख रुपीज़ जो है वो सर सलीम ट्रेडर्स को कैश की सूरत में मिले। तो आपको पता है कि जब पैसे आते हैं, कैश आता है तो कैश चूँकि असेट से, और असेट्स बढ़े तो डेबिट होता है, तो कैश चूँकि असेट से, तो देखें कैश को डेबिट किया गया है। देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि कैश सेल्स टू द कस्टमर, तो इसकी मैंने एंट्री ये पास की है कि कैश डेबिट, क्योंकि कैश जो है वो असेट से और असेट्स बढ़े तो डेबिट। इसके मुकाबले में चूँकि सेल किया, और आपको पता है कि सेल जो है वो हमारी आमदनी है, इनकम है, और आपको पता है कि जब आमदनी बढ़े तो क्रेडिट होती है। तो देखें यहाँ सेल्स जो है क्रेडिट हुई है 5 लाख से। ठीक है, इसके बाद आप दूसरी एंट्री की तरफ आएँ कि क्रेडिट सेल्स टू द कस्टमर, के उधार माल बेचा है अपने कस्टमर को, कितने का? 10 लाख रुपीज़ का, 10 लाख रुपए का उधार माल बेचा है। तो आपको पता है कि जब हम माल उधार बेचते हैं तो हमें इसके पैसे नहीं मिलते, बल्कि हम इसको नाम दे देते हैं अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा असेट्स है, और आपको पता है कि जब असेट्स बढ़े तो डेबिट होता है, तो अकाउंट रिसीवेबल जो है हमारा असेट्स है, तो ये बढ़ गया तो इसलिए ये डेबिट हुआ है। और जैसे ही कैश आएगा तो अकाउंट रिसीवेबल हट जाएगा, उसके बाद कैश आ जाएगा। तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल है तो अकाउंट रिसीवेबल को हम डेबिट कर देंगे। उसके मुकाबले में सेल्स है, सेल्स हमारी आमदनी है, इनकम है, और आपको पता है कि जब आमदनी बढ़े तो क्रेडिट होती है, चूँकि हमने माल बेचा है उधार में, तो सेल्स हमारी इनकम है, तो इनकम बढ़े तो क्रेडिट होती है। तो देखें सेल्स जो है ये 10 लाख से यहाँ पर क्रेडिट हुई है। ठीक है, इसके बाद तीसरी एंट्री है, देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तीसरी एंट्री में है कि सेल्स रिटर्न बाय कैश कस्टमर्स। ठीक है, कि जो माल बेचा था वो उस कस्टमर ने वापस किया जिसने के नकद की सूरत में माल ख़रीदा था। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि कैश कस्टमर्स, यानी कि जिन्होंने नकद की सूरत में माल ख़रीदा था उन्होंने वापस किया है। कितने का किया है? 30,000 का। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो 30,000 का जो है उस कस्टमर ने माल वापस किया है कि जिन्होंने के कैश की सूरत में ख़रीदा था। तो हम क्या करेंगे कि चूँकि सेल्स जो है वो आमदनी होती है, इनकम होती है, और सेल्स बढ़े तो डेबिट होता है, लेकिन चूँकि यहाँ सेल्स वापस हो गई, रिटर्न हो गई, तो हम जो है हमने सेल्स को पहले क्रेडिट किया था, अब हम डेबिट करेंगे। और आपको पता है कि सेल्स जब आमदनी कम हो तो डेबिट होती है, तो सेल्स चूँकि कम हो गई, तो जब सेल्स कम हो या आमदनी कम हो तो डेबिट होती है। देखें सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जो है वो हमने डेबिट किया है। सेल्स के आगे रिटर्न एंड अलाउंस इसलिए लिख देते हैं, इससे पता चल जाता है कि माल वापस आ गया। ठीक है, और इसके मुकाबले में चूँकि हमारा कैश वापस गया, हमने इसको पेमेंट जो रिमेनिंग 30,000 थी जो माल वापस कर दिया, उसके हमने कैश वापस कर दिए। तो जब कैश चूँकि असेट से और असेट्स कटे तो क्रेडिट होता है। देखें कैश जो है ये क्रेडिट हो गया। ये हमारी तीसरी एंट्री हो गई। चौथी एंट्री की तरफ आते हैं। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। चौथी एंट्री है सेल्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स। अब एक माल और वापस आया है जिसकी कीमत है 35,000। 35,000 वाला माल वापस आ गया, और ये वो माल है जो क्रेडिट कस्टमर ने ख़रीदा है, यानी उस कस्टमर ने ख़रीदा है जो कि उधार लेके गया था। तो देखें एंट्री की तरफ आ जाए। देखें मैं एंट्री में हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट होगा, क्योंकि सेल्स जो है, जो सेल्स हमारी इनकम है, और ये सेल्स जो है पहले जो है क्रेडिट थी, लेकिन इसमें से कुछ वापस आ गई। और आपको पता है कि जब इनकम कम हो, डिक्रीज़ हो, तो डेबिट होती है। तो सेल्स जो कि हमारी इनकम है और डिक्रीज़ हुई है, इसलिए डेबिट हुई है।
अगर ये हमारी आमदनी बढ़ती इंक्रीज़ होती तो क्रेडिट होती है, लेकिन सेल्स यहाँ पे डिक्रीज़ हुई है, कम हुई है। और आपको पता है कि जब आमदनी कम हो, इनकम कम हो तो डेबिट होती है। तो देखिए सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 35,000 से डेबिट कर दिया। और आपको पता है कि सेल्स के आगे रिटर्न एंड अलाउंस इसलिए लिखा जाता है ताकि पता चले कि ये माल जो है हमें वापस आ गया है, ठीक है। तो ये भी एंट्री हो गई। अब पांचवी एंट्री की तरफ आ जाए। पांचवी एंट्री को देखो मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि सेल्स डिस्काउंट टू क्रेडिट कस्टमर्स, के जो माल बेचा था उस पर डिस्काउंट दिया, किसको दिया? उधार के कस्टमर को, यानी कि जो क्रेडिट कस्टमर था जिसने कि पेमेंट नहीं की थी उसको हमने डिस्काउंट दिया। कितने का? 5,000 का हमने उसको डिस्काउंट दिया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखिए एंट्री को मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि सेल्स डिस्काउंट को हमने डेबिट किया। क्यों किया है? इसलिए कि हमने जो डिस्काउंट दिया, आपको एक बात बता दूं कि जब दुकानदार किसी को डिस्काउंट देता है तो दुकानदार का इसमें फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है, ये उसका एक्सपेंस होता है। और आपको पता है कि जब एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है। तो सेल्स डिस्काउंट एक्सपेंसेस है दरअसल ये। तो सेल्स डिस्काउंट एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट होता है। तो सेल्स जो डिस्काउंट लिखेंगे और आगे एक्सपेंस लिखते नहीं है, लेकिन ये एक्सपेंस होता है, तो ये डेबिट हुआ 5,000 से। और देखें 5,000 का चूँकि डिस्काउंट दिया तो अकाउंट रिसीवेबल पहले डेबिट था, जो मिलने वाले पैसे थे। अब इसमें से ये 5,000 नहीं मिलेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल जो है हमारा असेट्स है, और असेट्स जब घटे तो क्रेडिट होता है। तो ये 5,000 हमें जो असेट्स की सूरत में मिलने वाले थे अकाउंट रिसीवेबल की सूरत में, बाद में हमें वसूल करने थे, वो अब हमें वसूल नहीं होंगे, इसलिए ये क्रेडिट होगा। और असेट्स कम हो तो क्रेडिट होता है, चूँकि अकाउंट रिसीवेबल असेट्स से, तो ये कम हो गया तो ये क्रेडिट होगा, ठीक है। इसके बाद इसकी छठी एंट्री है कि एडवांस कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट सेल्स ऑफ मई 2016। अब आप देखें इस सवाल में गौर करें। देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि मार्च का ये सवाल है, जबकि इसने पेमेंट जो है वो मई की अभी से कर दी है। इसका मतलब ये जो इसकी एडवांस है ये यूज़ नहीं हुआ। तो जब एडवांस यूज़ ना हो, जो कि 3,50,000 है, तो इसकी एंट्री ये पास होगी कि एक तो इसको हमें पैसे मिल गए, यानी कैश मिल गया। कितना मिल गया? 3,50,000। और कैश असेस बढ़े तो डेबिट। तो देखें कैश असेट से असेस बढ़ गया है, असेस बढ़े तो डेबिट, तो कैश जो है वो डेबिट हुआ है। कैश चूँकि असेट से ये बढ़ गया है तो डेबिट हुआ है 3,50,000 से। और इसके बदले में हमने एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिखा है। इसकी वजह ये है कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर इस लिखने की असल वजह ये है कि चूँकि अभी कोई लेन देन नहीं हुई तो हमने इसको क्रेडिट में रखा है, सही है। और इसके बाद आ जाए एंट्री नंबर 7 पे कि डिलीवरी मेड टू कस्टमर वो पेड एडवांस इन फरवरी 2016। कि डिलीवरी मेड टू कस्टमर वो पेड एडवांस इन फरवरी 2016 कि एक पेमेंट हमें फरवरी में मिली थी 2016 की, जो कि माल की ख़रीदारी के लिए थी। चूँकि ये तो मार्च है, इसका मतलब ये यूज़ हुई है। और ये इसकी जो कीमत है वो 2,20,000 है। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि इसकी एंट्री ये पास होगी कि एक तो चूँकि सेल हुई है और पैसे इन्होंने पहले से दे दिए थे, तो सेल चूँकि हमारी आमदनी है, इनकम, और इनकम बढ़े तो क्रेडिट, तो सेल यहाँ पे क्रेडिट हुई है 20,000 से। और डेबिट में हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर के जो पैसे हैं, जो कि अगर यूज़ ना हो तो क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन जब यूज़ हो तो इसको डेबिट में लिखते हैं। तो इसको हमने डेबिट में रखा है क्योंकि ये जो है उसका एक्सपेंस है। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक्सपेंस होने की वजह से ये इसका कम हो गया 2,20,000 से, तो ये डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं ये एंट्री नंबर 8 पे कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर ओपनिंग बैलेंस। तो ये एंट्री नहीं है, इसको हमें टी अकाउंट के अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो जब वो आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब हम देखें, एक तो सवाल हल कर दिया कि इसकी जो रिक्वायर्ड थी पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शंस के एंट्री पास करो, तो हमने सारी एंट्रियाँ पास कर ली, ठीक है। इसके बाद अब इसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि प्रीपेयर अकाउंट्स रिसीवेबल एंड एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट के दो हमें अकाउंट बनाने हैं। एक अकाउंट रिसीवेबल का बनाना ये कह रहा है और दूसरा एडवांस फ्रॉम कस्टमर का। तो पहले हम अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हैं। तो देखें मैंने ये अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट टी अकाउंट बनाया हुआ है और इसमें हम सबसे पहले देखें, आप अगर लेफ़्ट साइड पर देखें तो मैंने 10 लाख रुपीज़ लिखे हैं। ये 10 लाख जो है क्यों है, देखिए अकाउंट रिसीवेबल पहले देखेंगे सवाल में हमारी एंट्री में कहाँ है। तो देखें एंट्री नंबर 2 में देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है। तो अकाउंट रिसीवेबल देखें डेबिट है, तो टी अकाउंट में भी इसकी जो वैल्यू है 10 लाख और डेबिट में रखी है। और देखें एंट्री के अंदर वापस मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि सेल्स क्रेडिट है, तो हम जो है इसके सामने सेल लिख देंगे कि इसका मतलब ये अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है तो डेबिट साइड पे रखा और इसके सामने सेल्स था तो हमने यहाँ पर सेल में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आप अकाउंट रिसीवेबल में जो रिमेनिंग क्या रह गया वो राइट साइड पे देखें,
क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल में डेबिट में तो एक ही वैल्यू है, बाकी कोई नहीं है वैल्यू। तो अब हम देखते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल में क्रेडिट में क्या क्या है। तो क्रेडिट में ये है, वो देखना है कि अकाउंट रिसीवेबल में आप देखें कि एंट्री नंबर 4 के अंदर अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट में, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो अकाउंट रिसीवेबल चूँकि क्रेडिट साइड पे है तो हम टी अकाउंट में इसके 35,000 लिखेंगे और इसके सामने सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस था, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, तो वो हम सामने लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अकाउंट रिसीवेबल मोर क्या है। तो 5वीं एंट्री में भी अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट में है। तो हम जो है देखें, मैं टी अकाउंट के अंदर बता रहा हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल जो है 5,000 से क्रेडिट है, तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा है, ठीक है। और इसके सामने सेल डिस्काउंट है, तो मैंने सेल्स डिस्काउंट लिखा है। देखें एंट्री की तरफ भी देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, और ये टी अकाउंट भी देख लें, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा जो लेफ़्ट साइड पे जो 10 लाख हैं, इसमें से हम ये 40,000 माइनस कर लेंगे, ये 35,000 और 500 हम माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास कितने आ जाएंगे, 9,60,000। तो वो हम लिखेंगे और बैलेंस CD कर देंगे, यानी बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये करने के बाद जब हम दोनों को वैल्यूज़ को मिलाएंगे तो वो बराबर हो जाएंगे दोनों तरफ 10 लाख से, क्लियर। इसके बाद आप आ जाएं, इसके दूसरा टी अकाउंट बनाते हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट, ठीक है। इसके भी आप पहले लेफ़्ट साइड पे देखें तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट चुके हैं, तो वो कहाँ कहाँ आया है। तो देखें हम इस सवाल में देखते हैं कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो है वो डेबिट साइड में सबसे आखिरी एंट्री 7वीं एंट्री में आया है 2,20,000 से, ठीक है। तो हमने एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट में 220,000 लिखे हैं डेबिट साइड पे। अब अगर हम टी अकाउंट में एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट देखें तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले हमें चूँकि एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट के अंदर वो एंट्रीज तलाश करनी है जिसमें एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिखा हो। तो देखिए 7वीं एंट्री में डेबिट साइड पे 2,20,000 लिखे हुए हैं, तो देखें ये डेबिट हुए हैं, तो हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर इसको डेबिट साइड में 2,20,000 लिखेंगे, और चूँकि इसके सामने सेल्स था क्रेडिट में तो वो हम इसको लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम मजीद कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद आप आ जाएँ एडवांस फ्रॉम कस्टमर और कहाँ लिखा हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे 6ठी एंट्री में लिखा हुआ है, 6th एंट्री के अंदर एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिखा हुआ है। तो इसको आप अगर देखें तो चूँकि क्रेडिट में है तो हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर में भी इसको जो है 3,50,000 क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। और चूँकि इसके सामने डेबिट में कैश था, ठीक है, मैं वापस हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो चूँकि ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट में था तो हमने इसको क्रेडिट साइड में टी अकाउंट के अंदर लिखा, और चूँकि इसके सामने कैश था तो हम यहाँ पर इसके सामने कैश लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज़ रह गई, ये देखें 8वीं नंबर पर जो ऑप्शन था, देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, एडवांस फ्रॉम कस्टमर ओपनिंग बैलेंस के कस्टमर ने जो है वो हमें 4,50,000 एडवांस में दी हैं, यानी ये यूज़ नहीं हुए, ठीक है। तो जब कोई वैल्यू यूज़ नहीं होती तो इसको जो है हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, जैसा कि हमने 6ठी एंट्री को देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये यूज़ नहीं हुए थे तो इसको हमने 3,50,000 लिखे थे, तो ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। तो 4,50,000 भी हम इधर ही लिखेंगे जहाँ के 3,50,000 लिखे हुए थे। ये दोनों वैल्यूज जो है, ये दोनों रकम जो है कस्टमर की जो है एडवांस में पड़ी हुई है हमारे पास। तो इन दोनों को जब हमने जमा कर दिया 3,50,000 को और 4,50,000 को जमा करने के बाद देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये 8 लाख हो गए, और इसके मुकाबले में हमारे पास सेल्स 2,20,000 था। तो हम 8 लाख में से जब 2,20,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कस्टमर के एडवांस रह जाएंगे 5,80,000, जिसे हम बैलेंस कैरिड डाउन कहते हैं, ठीक है। यानी ये वो पैसे हैं जिसका माल अभी कस्टमर ने नहीं उठाया, नहीं ख़रीदा। ये लिख देंगे जब हम, तो फिर टोटल करेंगे तो दोनों तरफ 8 लाख आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरी वीडियो में मज़ीद को प्रॉब्लम हो, कोई कमी हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरी जो पिछली वीडियोस है जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वगैरह है वो आप ज़रूर देखें, उन वीडियो से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा भी मैंने जनरल एंट्रीज़ की और अकाउंट रिसीवेबल की और अकाउंट पेएबल की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, आप वहाँ भी देखें। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके लिए आसान से आसान वीडियोस बनाऊँ, तो इसके बदले में ज़रा आप मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।